देखिए क्या क्या बातें हुई, एक मिनट। तो हमने इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी बताई थी। आज हम बात करें हुक्स लॉ की। हुक, HOOK, हुक्स लॉ। देखिए हुक्स लॉ क्या कहते हैं। देखिए दो तरीके से समझिएगा। पहली बात, यहाँ जितने भी लॉज बताए जाएंगे उन लॉज को लगाने के लिए, देखिए हुक साहब ने क्या कहा। उन्होंने कहा जरा सावधान, अगर आपको एक इलास्टिक बॉडी ले लीजिए, ठीक है, उसकी लेंथ चेंज कर रहे हो। क्या चीज़ चेंज कर रहे हो? उसकी स्ट्रेन बढ़ा रहे हो। चेंज इन लेंथ अपान इनिशियल लेंथ होता है स्ट्रेन, या चेंज इन वॉल्यूम अपान इनिशियल वॉल्यूम होता है। यानी कि आप जो चेंज कर रहे हो तो स्ट्रेन बढ़ा रहे हो। तो जितना स्ट्रेन बढ़ाओगे वो बॉडी क्या करने की कोशिश करेगी, उतना ही ज़्यादा वो अंदर से एक रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करेगी और अपनी पुरानी पोजीशन में आने का प्रयास करेगी। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनेट होता है, या उल्टा कह दीजिए। ठीक है, लेकिन शर्त क्या है? बोले नहीं, हम एक प्लास्टिक वो लेंगे इलास्टिक, ऐसे तोड़ डालेंगे। आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करना है वो अंडर इलास्टिक लिमिट करना है। ठीक है, तो लिखिए अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ अंडर इलास्टिक लिमिट, अंडर इलास्टिक लिमिट, अंडर इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू स्ट्रेन। उल्टा भी कह सकते हैं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू स्ट्रेन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यानी उन्होंने कहा कि स्ट्रेस जो होता है वो प्रोपोर्शनेट होता है स्ट्रेन के। प्रैक्टिकली बात समझ में आई? भाई स्ट्रेन हमने क्या बताया था आपको? स्ट्रेन कहा था चेंज इन लेंथ अपान इनिशियल लेंथ, चेंज इन डायमेंशन अपान इनिशियल डायमेंशन। वो लेंथ भी चेंज हो सकती है, वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है। तो अगर स्ट्रेन बढ़ाओगे मतलब आप क्या बढ़ा रहे हो? चेंज इन लेंथ बढ़ा रहे हो। तो जितना ज़्यादा उसको खींचोगे बॉडी उसको ज़्यादा फोर्स से अपनी स्टेट में आने की प्रयास करेगी। फिर ज़्यादा खींचने का मतलब आप ज़्यादा अप्लाई फोर्स कर रहे हो। जो फोर्स अप्लाई करते हो उसका नाम क्या होता है? डिफॉर्मिंग फोर्स। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स बराबर होता है। और रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? यानी आपने स्ट्रेन बढ़ाया यानी डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ाया यानी स्ट्रेस बढ़ा। तो जितना ज़्यादा स्ट्रेन होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रेस होगा। तो जब स्ट्रेस इज इक्वल टू करेंगे तो आप जानते हैं जब इक्वल टू लगता है तो एक कांस्टेंट होता है, यहाँ कांस्टेंट ई यूज किया गया है इनटू स्ट्रेन। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर फॉर्मूला? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब देखो स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और स्ट्रेन की कोई यूनिट होती नहीं। तो यानी कि ई की यूनिट वही होती है जो स्ट्रेस की यूनिट होती है। ई को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। जहाँ ई होता है दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई को कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। जरा राइटिंग थोड़ा समझ में आ रही ना, हम इसलिए बोलते भी जा रहे हैं जैसे समझ में आ जाए। और उसके साथ लगे ऑफ द मटेरियल, इस पर विशेष गौर फरमाइएगा मटेरियल पे। मतलब जो इलास्टिसिटी है वो किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, लोहे की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अगर लोहा है तो वो चाहे रॉड हो चाहे वो एक प्लेट हो, जो भी हो उसका ई फिक्स रहेगा। यानी उसके शेप साइज पे फर्क नहीं पड़ता, वो उसके मटेरियल पे डिपेंड करती है। क्योंकि इलास्टिसिटी ही जो उसका मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन होता है उस पर डिपेंड करता है। तो वो तो हर मेटल का अलग अलग होगा, लेकिन किसी एक मेटल का तो एक ही जैसा होगा ना। अगर लोहा है तो लोहे का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है या मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन होता है वो तो एक जैसा होगा ना। नोट करिए। अब देखिए जब स्ट्रेस तीन तरीके का होता है, आप याद करिए, और ये भी तीन तरीके के उसी हिसाब से होता है। तो भाई साहब जब तीन चीज़ें अलग अलग लिखोगे तो ये भी तीन तरीके का होगा। तो इसके टाइप्स क्या होंगे? टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होंगे? तो इन्हीं के करस्पॉन्डिंग तीन नाम होते हैं। ठीक है, मतलब पहला लॉन्गिट्यूडनल था, दूसरा वॉल्यूम था, तीसरा शेयरिंग था। तो टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी,
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। नंबर 1 होता है यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। ये जवान मॉडुलस नहीं है, यंग वाज अ साइंटिस्ट। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, इसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको वैसे तो b से डिनोट करते हैं आपके स्टेज में, बड़े क्लासेस में जाओगे तो वहां पर k से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ज़्यादातर आगे क्लासेस में k से रिप्रेजेंट किया जाएगा। किसी कम्पिटेटिव वगैरह में, जेई वगैरह में 90% k से ही यूज़ करेंगे वो, ठीक है। और एक होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तीसरा होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या इसको मॉडुलस ऑफ शेयर भी कहते हैं, मॉडुलस ऑफ शेयर। देखो, जब आप लेंथ चेंज कर रहे थे उस समय के स्ट्रेस का नाम आपने क्या दिया था? लॉन्गिट्यूडनल। स्ट्रेन का भी यही नाम दिया था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो उसका रेशियो ये हो जाएगा भाई, स्ट्रेस वन स्ट्रेन होता है ना। और जब वॉल्यूम वाला लेंगे तो ये वाला रेशियो कहलाएगा। और जब उसकी केवल पोजीशन चेंज करोगे, नाइदर साइज, शेप एंड साइज, तो आप मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यूज करेंगे, ठीक है। अब इनको एक एक करके एक्सप्लेन किया जाएगा कि यंग्स मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है। नोट करिए।